हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल टीपीएस विजन पंप। दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं अनुपम कुमार सिंह। दोस्तों, आज का जो सेशन है प्राचीन भारत के इतिहास से, जिसमें हम देखेंगे मगध साम्राज्य, जिसमें दोस्तों हम हर्यक वंश, शशांक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में डिटेल में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। अगर आप किसी आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या आपका यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, बगैर देरी किए हुए। दोस्तों, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब से होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 600 बीसी के करीब। 600 बीसी यानी जिस समय भारत में 16 महाजनपद की बात कही गई है। जो 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये बौद्ध साहित्य, जिसका नाम अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ दीपवंश में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा की है। इस पर दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो उसी में दोस्तों मगध एक महाजनपद था। मगध के पास में बज्जी, अंग, बस, कौशल, गंधार, कंबोज, अवंती, मत्स्य, ये दोस्तों इस तरह से 16 महाजनपद थे। तो उनमें से मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध साम्राज्य पर राज शासन करने वाले, तो मगध साम्राज्य पे दोस्तों किन वंश के शासकों ने शासन किया? तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शशांक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश ने शासन किया। क्रमशः हम उनका अध्ययन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक, यानी सबसे पहले मगध का साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो वो बृहद्रथ को माना जाता है। और बृहद्रथ का जो पुत्र था वो जरासंध। कौन? जरासंध था। और राजधानी दोस्तों मगध की थी गिरिब्रिज थी। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अगर कहाँ मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों, जो 4 वेद बताए हैं तो सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, जो सबसे नवीन वेद कहा जाता है, जिसमें जादू टोना वंशीकरण की बात की गई है, तो इसमें मिलता है। तो अब देखते हैं हर्यक वंश की स्थापना कब से होती है? तो 544 बीसी से 412 बीसी के बीच में हर्यक वंश। आगे देखते हैं संस्थापक हर्यक वंश का कौन था? तो संस्थापक दोस्तों था बिम्बसार। बिम्बसार ने शासन 544 बीसी से 412 बीसी के बीच में किया और कुल शासन 52 वर्षों तक किया। शासन काल, अन्य नाम अगर हम बात करें, बिम्बसार के श्रेणिक भी कहा गया है, क्षेत्रोजस भी कहा गया। ये मत्स्य पुराण में इसको कहा गया है। पुराणों में इसको श्रेणी और पुराण कितने हैं दोस्तों? 18 पुराण है, जिसमें मत्स्य पुराण में इसका नाम श्रेणिक बताया गया। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल रहा है किसका? बिम्बसार का, जो 52 वर्षों तक शासन किया है। बिम्बसार ने दोस्तों अंग महाजनपद जीता। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी दोस्तों, और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराज्यपाल बनाया अंग में। आगे देखते हैं। बिम्बसार ने राज्य विस्तार करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। तो इसने दोस्तों सबसे पहले महाकौशला के साथ शादी किया, जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी। और इन्हें दोस्तों इस शादी में काशी दहेज में मिला। वहीं चेलना दोस्तों ये चेटक की पुत्री थी, ये वज्र की थी। वहीं क्षेमा ये मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। तो 3 के साथ शादी की, महाकौशला, चेलना और क्षेमा के साथ में। याद रखना दोस्तों जीवक जो था एक दरबारी राजवैद्य था, किसके? बिम्बसार के दरबार में रहता था। और दोस्तों चंद्र प्रदोष के दरबार में बिम्बसार ने इसको भेजा था जीवक को।
दोस्तों चंद्रप्रदोष अवंती का राजा था, अवंती महाजनपद का। अगर अवंती की राजधानी की बात करें तो उज्जैनी थी, और वहाँ का शासक जो था चंद्रप्रदोष था। और दोस्तों एक बार चंद्रप्रदोष को पेचिश रोग हो जाता है, जिसका इलाज करने के लिए जीवक को दोस्तों चंद्रप्रदोष के दरबार में जीवक को भेजता है बिंबिसार। अगर जीवक किसका पुत्र था, तो जीवक दोस्तों सालवती गढ़का का पुत्र था। दोस्तों आगे बात करते हैं। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया था। दोस्तों अवंती के राजा चंद्रप्रदोष थे, और जो उनकी राजधानी जो थी उज्जैनी थी। वहीं अगर हम मगध की राजधानी बात करें तो राजगृह थी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई है। इस प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। दोस्तों कई बार इस प्रश्न को पूछा गया, पितृहंता वंश किसे कहा गया, तो हर्यक वंश को कहा गया है। आगे देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। दोस्तों तो जो अजातशत्रु था दोस्तों 492 से 460 BC के बीच में इसने शासन किया। कुल अगर बात करें कितने वर्ष तक शासन किया, तो 32 वर्ष तक शासन किया है। अन्य नाम दोस्तों क्या है, इसको कुलिक भी कहा जाता है और पितृहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को। माता जो उसकी थी महाकौशला थी। दोस्तों 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासन। ये कहाँ होती? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ, एक विजय हुआ, और उसने वजीरा से विवाह हुआ जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। तो वजीरा दोस्तों किसकी पुत्री थी? प्रसेनजीत की पुत्री थी, जिसके संग में अजातशत्रु की विवाह होता है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में होती है। अजातशत्रु ने वज्र को मगध में मिलाया। वज्र दोस्तों ये क्या था? गणतंत्र महाजनपद था। कैसा? गणतंत्र महाजनपद था, जो वत्सकार की सहायता से इसने वज्र को क्या मगध में मिला लिया, जीत लिया था। इसने रथमूसल और शिलाकंटक का प्रयोग किया। दोस्तों इसने एक विशाल 2 हथियारों का प्रयोग किया, रथमूसल जिसका नाम रथमूसल और महाशिलाकंटक, दूसरे का क्या नाम था? महाशिलाकंटक। आगे दोस्तों देखते हैं उदयन के बारे में। दोस्तों 4 से 60 BC के बीच और 4 से 44 BC के बीच में मात्र 16 वर्षों तक। अगर बात करें बिंबिसार ने 52, वहीं अजातशत्रु ने 32 और उदयन ने मात्र 16 वर्ष तक शासन किया। द्वितीय पितृहंता उदयन को कहा जाता है। और दोस्तों इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने कहाँ बनाया दोस्तों? गंगा, गंडक और सोन नदी के तट पर दोस्तों इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपना राजधानी बनाया। कुसुमपुरा के नाम से भी इसको जाना जाता था। किसे? पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी इसको जाना जाता। उदयन के दोस्तों 3 पुत्र थे जो क्रम से शासन किया, अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक। तो दोस्तों क्या होता है कि नागदशक जो था वो हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ, और नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशनाग ने कर दी। दोस्तों शिशनाग वंश तो दोस्तों 412 से 344 BC के बीच में दोस्तों ये वंश चला। और दोस्तों इसकी नींव किसने डाली? शिशनाग ने डाली। तो इसका जो संस्थापक था शिशनाग था। 412 से 394 BC तक इसने शासन किया और इसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। वैशाली को किसने बनाया? शिशनाग ने।
शिशुनाग ने अवंती को जीता है। किसे जीत लिया दोस्तों? अवंती को। प्रद्योत को पराजित कर दिया दोस्तों। चंद्रप्रद्योत जो था वो पराजित हो जाता है। अन्य अगर हम बात करें कि इसका जो पुत्र था वो था कालाशोक। कालाशोक था, इसका दूसरा नाम था काकवर्ण। इसका दूसरा नाम था काकवर्ण। अगर हम बात करें शासन की 394 बीसी से लेकर 366 बीसी के बीच में इसने शासन किया। और इसी के समय में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है 383 बीसी वैशाली में। 383 बीसी वैशाली में सावक मीर अध्यक्ष होते हैं। सावक मीर दोस्तों कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं इस बौद्ध संगीति की। कालाशोक ने पुनः अपनी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र बनाई है। कालाशोक ने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसके 10 पुत्रों ने एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। तो 10 पुत्रों में से दोस्तों कौन अंतिम शासक बात करें तो नंदीवर्धन होता है। शिशुनाग वंश में अंतिम शासक हुआ है। नंदीवर्धन की हत्या दोस्तों महापद्मनंद ने छुरा भोंक कर दी। किसने की दोस्तों? महापद्मनंद ने। और दोस्तों महापद्मनंद ने नए वंश, एक नया वंश चलाया जिसका नाम नंद वंश रखा गया। दोस्तों कहते हैं नंद वंश में 9 शासक थे, इसलिए इसको नंद वंश कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों नंद वंश 344। नंद वंश दोस्तों 344 से 323 बीसी के बीच में दोस्तों इसने शासन किया। तो संस्थापक दोस्तों कौन था? महापद्मनंद था। महापद्मनंद। अन्य नाम अगर बात करें तो उग्रसेन, एकराट, सर्पछत्रांतक, परशुराम, भार्गव। एकराट का अर्थ जो होता है भार्गव, ये इसके अन्य नाम थे दोस्तों। इसके समकालीन की बात करें तो कौन कौन? पालिन था इसका समकालीन। कौन? पालिन था महापद्मनंद का। दोस्तों घनानंद, इसे अग्रमीज जयद्रमीज भी कहा जाता है। यूनानी लेखकों ने इसको अग्रमीज और जयद्रमीज के नाम से जाना गया। सिकंदर का आक्रमण जो 326 बीसी में इसी के शासनकाल में भारत पे होता है। बररुचि विद्वान जो थे दोस्तों ये कात्यायन विद्वान और घनानंद के दरबार में रहते थे। कौन? कात्यायन विद्वान और बररुचि किसके दरबार में रहते थे? घनानंद के दरबार पे थे। 3 ग्रंथों को मुनित्रम कहा जाता है। 3 ग्रंथ जो थे उन्हें मुनित्रम कहते हैं। कौन का? महाभाष्य, वर्तिका और अष्टाध्यायी। तो अगर हम बात करें कि लेखक की बात कर लेते हैं तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया, वहीं वर्तिका कात्यायन के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इसके बाद इसी समय दोस्तों क्या होता है? सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण होता है, हम थोड़ी सी जानकारी इस पर कर लेते हैं बात। तो भारत पे विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया। किसने किया? ईरानियों ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम या इसको दारा प्रथम भी कहा जाता है। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम 516 बीसी के बीच में, 516 बीसी में सबसे पहले किया। 558 बीसी में सायरस, किसने? सायरस ने, जो कि हकमनी वंश का संस्थापक था, असफल प्रयास किया था। 558 बीसी में दोस्तों अगर सायरस जो कि हकमनी वंश का संस्थापक था और इसने असफल भारत पर आक्रमण किया। वहीं 516 बीसी में डेरियस प्रथम द्वारा, दारा प्रथम द्वारा ही आक्रमण किया जाता है। आगे ईरानियों ने बाद में यूनानी ने आक्रमण हुआ। ईरानियों के बाद में यूनानी यानी सिकंदर ने आक्रमण किया है ईरानियों के बाद में। और दोस्तों ये जो युद्ध होता है उर्बेला का युद्ध होता है। कहाँ का? उर्बेला का युद्ध होता है 331 बीसी में। किसके किसके बीच होता है? तो डेरियस तृतीय और सिकंदर के बीच में। जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें कौन विजयी होता है तो सिकंदर महान की विजय होती है डेरियस प्रथम उर्बेला के युद्ध में। बात दोस्तों करते हैं कि सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, इसे मैसिडोनिया का शासक कहा जाता था दोस्तों। इसके जो पिता थे वो फिलिप थे और माँ थी ओलंपिया। माँ का नाम क्या रखा गया? ओलंपिया था।
उपनाम दोस्तों इसका अलेक्जेंडर भी कहा जाता है या द ग्रेट कहा जाता है। भारत में 326 बीसी में इसमें आक्रमण करता है और वापस 325 बीसी में ये वापस चला जाता है। इसके जन्म की बात करें तो 356 बीसी में इसका जन्म होता है। और टोटल अगर हम बात करें कितने महीने ये भारत में निवास किया तो इसने 19 महीने रहा। कितने? 19 महीने। आगे बात करते हैं सिकंदर का भारतीय शासक के साथ युद्ध। दोस्तों इस पे देख लेते हैं बात। तो तक्षशिला का जो शासक था वो आम्बी था उस समय, और उसने आत्मसमर्पण कर देता है। वहीं कश्मीर का जो शासक था अभिसार था, इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। आगे देखते हैं तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध होता है जिसे झेलम या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है, 325 में राजा पुरु और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है। सिकंदर की पत्नी दोस्तों कौन थी? रिक्सोना थी। सिकंदर की पत्नी कौन? रिक्सोना थी। सिकंदर की सेना में ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो कई बार पूछा जाता है कि सिकंदर महान की सेना भारत में कहाँ से लौट गई थी? ब्यास नदी से। आगे बात करें सिकंदर दोस्तों, सिकंदर महान ने क्या किया? घोड़े की स्मृति, युद्ध करते हुए इसकी घोड़े की मृत्यु हो जाती है और घोड़े की याद में दोस्तों इसने एक नगर बसाया, बाऊ केफला। बाऊ केफला दोस्तों एक नगर बसाता है। बाऊ केफला क्या था? इस घोड़े का नाम था। वहीं पोरस से विजय स्मृति के लिए यादगार में इसने निकाया नगर बसाया। क्या? निकाया नगर बसाया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर देता। आगे देखते हैं सिकंदर के अगर हम गुरु की बात करें तो अरस्तु थे, और अरस्तु के जो किसके गुरु थे? प्लेटो के। और प्लेटो किसका गुरु था? सुकरात का। अगर हम बात करें कि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी तो राजनीति बुक लिखी, और वहाँ रिपब्लिक, प्लेटो ने रिपब्लिक बुक लिखी है। नोट दोस्तों, अस्बक एक राज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। तो मशक राजधानी की स्त्रियों ने क्या किया? सिकंदर के साथ में युद्ध किया, और जो कि बाद में सबको सेना के द्वारा मार दिया जाता है। सिकंदर की सेना के द्वारा मार दिया जाता है। सिकंदर का अंतिम आक्रमण किस पे होता है? तो पाटल पे होता है। कितना? पाटल पे होता है। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, सिकंदर के साथ आए व्यक्ति भारत में कौन कौन आए? निर्याकस आया जो कि एक जल सेनापति था। फिलिप था जो कि एक प्रबंधक था। एनासिक्रेटस जो कि एक इतिहासकार था। और दोस्तों सेल्यूकस निकेटर जो कि थल सेनापति था। वहीं अरिस्टोबुलस ये कि एक भी इतिहासकार था। अरिस्टोबुलस क्या है? एक इतिहासकार थे। सिकंदर की पसंदीदा बुक कौन थी? सिकंदर की पसंदीदा बुक अगर बात करें तो इलियड थी। इलियड। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बाऊ केफला था। बाऊ केफला था। वहीं सिकंदर की मृत्यु दोस्तों 323 बीसी में बेबीलोन में हो जाती है। ये बेबीलोन दोस्तों कहाँ था? इराक में था। आगे बात करते हैं मौर्य वंश। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश की बात करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइज चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, हमें सब चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।